हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि सर क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का भी थोड़ा सॉल्यूशन कर दें। बहुत दिनों से कमेंट चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो है कि ऐसे भी 12th की जो है कि एग्ज़ाम आने वाली है और सभी ट्यूशन में लगभग कोर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं जो है आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन गाइड करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को डील करूंगा, जल्दी जल्दी मैं करते जाऊंगा। प्रतिदिन एक एक वीडियो में लाऊंगा 25 से 25 मिनट का, जिसमें कि मैं आपको लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव और जो है कि क्रैश कोर्स की तरह से मैं आपको डील कराते हुए आगे बढ़ूंगा। तो यदि आपको हमारा चैनल पर ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही है, तो जो भी स्टूडेंट आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दिन भर में कभी भी मेरा वीडियो अपलोड होगा, आपको क्या करना है, अपनी इवनिंग में आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक अच्छा कमेंट कीजिएगा कि सर और भी कौन कौन सी मॉडल क्वेश्चन चाहिए आपको, तो मैं आपको सारा चीज़ दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से जो है क्वेश्चन करूंगा, साथ ही साथ बीते गए समय में पूछे गए प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करूंगा और मैं कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन भी दूंगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हमारा क्लास 12th का मैथ तो बहुत ज़्यादा दूर तक हम पढ़ा चुके हैं और क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि पूरा डिटेल करेंगे। फिर से हम आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आपका जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आपका मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स का तो मैंने टोटल कर दिया है, रिलेशन फंक्शन भी कर दिया है, प्रोबेबिलिटी को लेकर के आएंगे, एलपीपी को बताएंगे, वेक्टर और स्केलर ये शुरू होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लिए हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो आज इस फिजिक्स के सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव से बात करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 50 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही नीडेड होती है। तो मैं आपको आज 2017 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं। तो देखिए, हमारा जो है ये आपको हम दिखा देते हैं, ये भौतिक विज्ञान है। आपका 2017 में पूछे गए प्रश्न की मैं सीरीज बनाया हूं, जो कि इस सीरीज में आपको 21 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे। 20-21 क्वेश्चन का पर डे हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो अभी 50 ऑब्जेक्टिव आ गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे इसे देख करके लाभान्वित हो सके। पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलेकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। देखिए ध्यान से आपको प्रश्न को समझना है। आपको पता है कि पहला चैप्टर जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें स्थिर वैद्युतिकी में ये वाला बात आती है। कहता है क्या, विद्युत तीव्रता। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो होता है ना, हमारा इंटेंसिटी कितनी होती है, तो आवेशित खोखला गोलाकार चालक जो होती है, उसका जो हमारा वो आवेशित चालक जो है विद्युत तीव्रता का मान होता है, वो होता है आपका ρ/E0। ठीक है, याद रखना है, मैं आंसर को घेर दिया हूँ, जो है जो है ρ/E0। तो रो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बटे जो है E0। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, कह रहा है क्या कि 3 संधारित्र, जिसमें संधारित्र आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग पढ़े थे जो है सब्जेक्टिव प्रश्न में। तो सब्जेक्टिव जिसको नहीं अभी तक आप पढ़े हैं कहीं भी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पर भी, तो मैं क्रैश कोर्स में आप लोगों का इसमें क्लियर, इस सीरीज में हम प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा और इसमें मैं पूरा डिटेल कर दूंगा। कहता है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, ये आपका जो दिया हुआ है, ये होता है आपका 1/C होता है, क्योंकि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होता है, तो देखिए आपका 1/C हो जाएगा प्लस 1/C हो जाएगा,
और फिर प्लस आपका 1/c हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तीनों इसमें हो जाएगा प्लस 1/c। अब आप देखिए एलसीएम यदि लोगे सबका तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और फिर c से 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/c हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। यानी कि देखिए यहाँ पर मैं रेड कलर से इसे घेर दिया हूँ, 3/c। क्लियर हो गया, क्योंकि श्रेणी क्रम में 1/c के तरह से जुड़ता है, और जब जो है कि समांतर क्रम होता है तब ऐसे जुड़ता है, c1 तब आपका जो है ना जुड़ता है ऐसे c1 + c2 + c3। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम भी होता है तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं c1 + c2 + c3। ठीक है, बट इसमें 1 2 3 नहीं होता है, c तो हो जाता ट्रिपल c, यानी कि तब आंसर हो जाता आपका 3c। तो यदि आपको मिल जाए समांतर क्रम में तो आप जो है कि इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल ε1 और ε2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 रेसिस्टेंट 1 और रेसिस्टेंट 2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम आप समझ रहे हैं, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये दोनों है क्या। तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो हम लोगों का प्रतिरोध और उसमें लगा हुआ विद्युत वाहक बल का गुणांक होता है। ठीक है, देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको एक प्रतिरोध रहेगा, ठीक ना, मतलब कि एक समतुल्य विद्युत बल यानी कि आपका एक वाहक बल है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका एक विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, और प्रतिरोध इसका R है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा समतुल्य विद्युत वाहक बल में। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 है तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 है तो उसको लिए भी देखिए आपका ε1 हो गया और पहला का R1 हो गया। ठीक है, अब इसमें जुट जाएगा, क्या जुट जाएगा, दूसरा जो आपका है ε2 और R2, ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और जुटने के बाद इसका समतुल्य प्रतिरोध कर रहा है, तो हमको बटे में R1 + R2 का योग देना होगा। ये हम लोगों का दो सेलों को विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऐसा जो आंसर दिख रहा है मैं उसको घेर देता हूं। ये देखिए हम पिंक कलर से आपको घेर दिए, कौन सा हो गया, बी नंबर। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहता हूं। चौथा प्रश्न है, एक लोह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता परमिबिलिटी, जो चुंबकशीलता होती है उसको हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी, म्यू है। म्यू आपको समझ में आ रहा है, तो कहता है क्या, कितनी होती है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का प्रश्न है। देखिए ये हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इसको याद रखना है आपको, 1 से ज़्यादा होता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता परमिबिलिटी ये आपका म्यू होता है। क्या होता है, ये म्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम मीटर, ये आपका सी नंबर का आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है, निक्रोम लगा रहता है उसमें। विद्युत हीटर में क्या लगा रहता है, निक्रोम। ठीक है, याद रखना है, विद्युत हीटर में जो तत्व लगी होती है वो निक्रोम लगी होती है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का है शोषित विद्युत ऊर्जा। तो शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसको हम लोगों को पता करना है। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। आप वीडियो को एक बार रोज रात में प्ले करके पूरा सुन लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे ही याद हो जाएगा। सीधा याद रखना है, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होता है। इस तरह से आप यदि वीडियो को प्ले करके रोज एक बार सोने से पहले यदि
यदि सुन लेते हैं तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के लिए। ये क्वेश्चंस आता ही आता है, इसमें लॉन्ग टाइप आता है व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाने के लिए उसका डिटेल, तो मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के सीरीज में आपको मिलेगा। तो ये विभवांतर को मेजरमेंट करने का, ठीक है, ये विभवांतर को मेजरमेंट करने का एक जो है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। कहता है कि एक विद्युत धारा का समीकरण जो कि दिया हुआ है हमको इस प्रकार से I = 0.6 sin 100 पायल से निरूपित होता है। तो कहता है क्या कि विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। देखिए विद्युत धारा की आवृत्ति इसमें निकालना है, तो इसका जो है सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। ये जो है कि sin 100 है, तो यहाँ पर इसका 50 होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन 50 होगा। मैं सॉल्यूशन आपको करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है हमें बताने के लिए, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पर नहीं बता रहा, मैं आपको PDF में डिटेल कर रहा हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रश्न उसे हम सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, जो कि आपका लैंग्वेज वाला होगा। जैसे नेक्स्ट देखिए है आपका 10 नंबर, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है प्रतिघात का मात्रक आपका महो होता है। क्या होता है? महो होता है, ठीक है। तो प्रतिघात का ऐसा है मात्रक, क्योंकि आपको देखिए पता है ये 3 नहीं होगा, ओम ये आपका पता है कि जो है ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फैराडे आपको पता है नहीं होता है, एम्पियर नहीं होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, और फैराडे आपको पता है। तो जो है कि यहाँ पर मोह होगा, मोह क्या होगा? मोह। चलिए नेक्स्ट ये देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि जो है शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या है। तो ये हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। I0 और IRMS में क्या संबंध है, यानी कि डिटेल में 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट हम लोगों को कंप्लीट रखना है। देखिए ये जो है I0 = IRMS/√2, ये हम लोगों का जो है कि इसी को हमको सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये भी आपको सिद्ध करके हम आपको बताएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष जब होता है ना किसी को, तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब को क्या होता है कि उसको नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। उस स्थिति में वस्तु को दूर करना, मतलब कि बड़ा कर छोटा करके दिखाई देना होता है, इसलिए उसको जो है अवतल लेंस लगाई जाती है। कौन सी लेंस लगाई जाती है? अवतल लेंस लगाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है किस रंगों का, ठीक है। तो ये आपका बैगनी रंग जो होती है इसका सबसे कम होती है, याद रखना है, बैगनी रंग का जो है क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। कहता है क्या कि एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो विचलन कोण आपको हमेशा याद रखनी है कि μ-1a होता है, μ-1a, ठीक है, μ-1a, एकदम सूत्र को याद रखना है। नेक्स्ट जो है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, जो कि आपका है परावर्तन। क्या है? परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है वो 16 नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में है एक लेंस, ठीक है, ये इसी में सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। कहता है एक लेंस, ठीक है, एक लेंस μ = 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेमी है,
इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये 20 सेमी हो जाएगा। इसका कहता है क्या कि 20 सेमी, क्योंकि अपवर्तनांक आपका जो है देखिए 1.5 है और इसका भी यहाँ पर 1.5 है। तो आपका जो है इसका जो नाभ्यंतर हो जाएगा हवा में वो 20 सेमी होगा। कितना होगा इसका आंसर? 20 सेमी। कितना होगा? 20 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है, क्या कह रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है। देखिए ये आपका ई पर जो है आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी के वेक्टर के समांतर होता है। तो ये बीच में जो गुना है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर में। तो ये वेक्टर जब हम लोग मैथ में पढ़ते हैं या फिर 11वीं में जब हम लोग स्केलर वेक्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं तो पता चलता है। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई के अनुपात b/e का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये देखिए बी नंबर का इसका आंसर होगा इस जो है आपका सेकेंड मीटर प्रति मीटर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मीटर पर इन्वर्स, तो इसका नाम होता है सेकेंड प्रति मीटर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है कहता है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर करती है, क्योंकि ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं 20 नंबर का था, इसमें कौन आवेश रहित है। तो आवेश देखिए आपको पता है कि जो है इसमें फोटोन कण जो है वो आवेश रहित होता है, क्योंकि फोटोन आपका जो है आवेश है, बीटा कण आवेशित है, अल्फा कण आवेशित है, बट फोटोन कण जो है ये आवेशित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर है आपका जो है लाइमन श्रेणी। फुंड श्रेणी नहीं, हम्फ्रीज श्रेणी नहीं, ब्रैकेट श्रेणी नहीं, आपका जो है कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइनम श्रेणी पे काम करती है। किस श्रेणी पे काम करती है? लाइमन श्रेणी पे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।